गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण की जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें जो अगला जो 7वें नंबर पे जो साइंटिस्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने 1937 में आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट में से आइसोलेट किया। क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते हो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। ये ग्रीन ऑर्गन है जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स जो वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने प्लांट से क्या किया, आइसोलेट किया, और इसको लेबोरेटरी में उन्होंने देखा कि इस क्लोरोप्लास्ट से लाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। प्रकाश की मौजूदगी में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, किससे? क्लोरोप्लास्ट से, जो उन्होंने आइसोलेट किया था। ये किसने किया? रॉबर्ट हिल ने। उन्होंने बताया कि ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, बहुत इम्पॉर्टेंट जो खोज थी रॉबर्ट हिल की, वो उसके आधार पर एक हिल रिएक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, हिल रिएक्शन रॉबर्ट हिल ने दिया था, उन्हीं के नाम से इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। उसी को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। उस रिएक्शन को मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी वो उन्होंने ये बताई कि जो वातावरण में जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है, जो अभी तक पहले क्या बताई जा रही थी, CO2 से निकलती है, वो ऑक्सीजन CO2 से नहीं निकल रही है। तो कहाँ से आ रही है वो ऑक्सीजन? मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश और क्लोरोफिल के अलावा और क्या चाहिए होता है? पानी। पानी में क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन पानी के अंदर भी होती है और CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन जो वातावरण में बाहर आ रही है वो कौन सी है? CO2 वाली है या पानी वाली? ये रॉबर्ट हिल ने बताया कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ये CO2 वाली नहीं है। ये ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है ये CO2 से नहीं निकलती है, ये पानी से बाहर निकलती है। वाटर मॉलिक्यूल लाइट की मौजूदगी में टूटता है। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो प्रकाश की मौजूदगी में टूटता है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और उससे ऑक्सीजन जो निकलती है वो बाहर वातावरण को दी जाती है, जिससे वातावरण प्यूरिफाई होता है। इसी को और ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट किया र्यूबन और कामन ने 1941 में। र्यूबन और कामन ने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वातावरण में फोटोसिंथेसिस के दौरान वो पानी से निकलती है। पानी का वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और ऑक्सीजन बाहर आती है। इस डिस्कवरी से 1941 से पहले प्रकाश संश्लेषण का जो फॉर्मूला, जो केमिकल रिएक्शन लिखा जाता था वो ये था कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के देते हैं। 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 6 2 जा 12, और यहाँ पे भी कितने हैं? 6 2 जा 12। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई कि ये ऑक्सीजन CO2 से ना निकल के किससे निकल रही है? पानी से, तो इस केमिकल रिएक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। ये केमिकल रिएक्शन गलत है। अब जो केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के लिए लिखा जाता है वो ये है 6 CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल हमें वापस मिलते हैं। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन चेंज किया गया। अब आगे आते हैं हम लोग ब्लैकमैन ने बताया कि, और आगे जैसे जैसे और खोज होती गई, लेबोरेटरी की टेक्निक्स बढ़ती गई, लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, तो हमारे साइंटिस्ट और आगे आगे बढ़ते चले गए। तो ब्लैकमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके पूरे प्रोसेस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक बहुत फास्ट होता है प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस बहुत स्लो होता है। जो फास्ट प्रोसेस होता है वो लाइट पर आधारित है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस जो धीमी गति से चलता है, जो स्लो चलता है, वो लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी प्रकाश पर आधारित नहीं है, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो ब्लैकमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं। एक फास्ट होता है जो लाइट पे डिपेंडेंट है, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, और एक स्लो होता है जो डार्क अंधेरे में होता है, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन।
ब्लैकमैन के बाद और खोज होती गई, आगे चलते गए। उसके बाद लास्ट में मेल्विन कैल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कैल्विन साइकिल आपने सुनी होगी, इन्हीं के नाम पर है। मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन कहाँ से ले रहे हैं प्लांट? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कार्बन किस किस मॉलिक्यूल में परिवर्तित होकर और अंततः लास्ट में क्या बना रहा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो किस किस मॉलिक्यूल से निकलता बनता चेंज होता लास्ट तक किस में परिवर्तित हो जाता है? स्टार्च में। इस प्रक्रिया को पूरा उन्होंने स्टडी किया एक शैवाल के ऊपर जिसका नाम है क्लोरेला, और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन दिया जिसको कहते हैं कैल्विन साइकिल। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो मेल्विन कैल्विन ने की, क्लोरेला जो शैवाल है इसके ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट चला, और इसके ऊपर उन्होंने C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल दी, जिसमें बताया स्टेप बाय स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अंततः स्टार्च में जो परिवर्तित होता है वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब हिस्ट्री के बाद जो हमने इतिहास पढ़ा प्रकाश संश्लेषण का, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा कहाँ होता है। ये दो प्रोसेस में विभाजित होता है प्रकाश संश्लेषण। पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पूरे के पूरे दोनों प्रोसेस किसके अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मौजूद होता है? ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट हरा क्या होता है प्लांट्स में? हरा होता है पत्तियाँ, तना इतना हरा नहीं होता। जब तना सॉफ्ट होता है, यंग होता है, तब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन जब तना बड़ा हो जाता है, जब उसमें द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में रहता है? पत्तियों के अंदर। पत्तियों का यदि ट्रांसफर सेक्शन आपने देखा होगा, जब हम पत्ती का TS काटते हैं तो अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड की कोशिकाएं होती हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, लंबी लंबी, वो पैरेन्काइमा की पैलिसेड की लंबी कोशिकाएं होती हैं। और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस से जस्ट पहले जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा की कोशिका और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पूरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले किसने खोजा था? ल्यूवेनहुक ने 1679 में। 1679 में ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। उन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क नुमा एलिप्टिकल शेप का एक छोटा ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनल होता है। देखिए इसकी शेप, ये डिस्क शेप है, ये सेल ऑर्गेनल है, ये ग्रीन कलर का है, डिस्क नुमा है, एलिप्सॉइडल है, और ये इसका ये जो चौड़ाई है, ये जो डायमीटर है 4 से 10 माइक्रोन होता है। इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है 4 से 10 माइक्रोन है, और इस तरीके से लंबा, और जो थिकनेस है वो 1 से 3 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। 1 से 3 माइक्रोन थिकनेस है और 4 से 10 माइक्रोन इसका डायमीटर है। अब क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एल्गी पढ़ी है आपने, शैवाल पढ़े हैं, इस अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट शैवालों में पाए जाते हैं। शैवाल लोअर प्लांट्स हो गए, उसमें क्लोरोप्लास्ट की जो आकृति है, किसी में जैसे स्टार शेप्ड होता है, किसी के अंदर रिबन की आकृति का होता है, किसी में प्लेट की आकृति का होता है, किसी में बिखरा जाल नुमा होता है, और किसी के अंदर कप नुमा आकृति का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो अलग अलग होती है, लेकिन किसके अंदर? शैवालों के अंदर। लेकिन हायर प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क नुमा ग्रीन कलर का एलिप्सॉइडल होता है। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। जो मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। दोनों मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन और लिपिड्स की। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, अंदर की मेम्ब्रेन, बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं। आप देखिए ये फोल्ड्स हैं जिनको हम लैमेले कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं, लैमेले कहते हैं। ये किससे बनी है? इनर मेम्ब्रेन से, जो कि फोल्ड होके बनाती है। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन
फोल्ड होकर के स्ट्रोमा और ग्रेना के ट्यूब्स बनाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट ये दो पार्ट्स में विभाजित है। एक है इसका, अगर जैसे ये इस तरीके से आप देखिए, ये डिस्क नुमा ऐसे बंद है, ये क्लोरोप्लास्ट की आकृति है, ये बंद है। इसके अंदर क्या है यदि हमें देखना है तो हमें इसको इस तरीके से खोलना पड़ेगा। हम जैसे ये ढक्कन सीप का मुंह खुलता है उसी तरीके से इसका ढक्कन खोलेंगे इस तरीके से, तो हमें अंदर क्या है पता चलेगा। ये जो अंदर खाली जगह है इसमें हमें दिखेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये मैट्रिक्स है प्लेन, ये जो मैट्रिक्स है इसमें जल है, लिक्विड है, इसमें ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स है, इसमें राइबोसोम्स है, इसके अंदर आरएनए है बिखरा हुआ, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो बंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो बंडल्स हैं ये किस तरीके से अरेंज है, जैसे एक स्कूटर का पहिया है, पहिए के ऊपर पहिए आप जमा दो एक के ऊपर एक, इसी तरीके से ये अरेंजमेंट है ट्यूब्स का, ट्यूब्यूल्स का। उन ट्यूब्यूल्स को हम थाइलाकॉइड भी कहते हैं। जो ट्यूब्स एक के ऊपर एक अरेंज है इनको क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। ये इस तरीके से एक बंडल बना ट्यूब का जो एक के ऊपर एक अरेंज है, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा, ऐसा चौथा, इस तरीके से ये एक बंडल कहलाता है ग्रैनम। एक बंडल को क्या बोलेंगे? ग्रैनम। और सारे बंडल्स को मिला के क्या बोलेंगे? ग्रैना। ग्रैना जो है वो प्लूरल है और ग्रैनम क्या है? सिंगुलर। एक बंडल कहलाएगा ग्रैनम और सारे बंडल मिला के क्या कहलाएंगे? ग्रैना। तो क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का संरचना है उसमें दो चीजें पाई जाती है। मैट्रिक्स जो लिक्विड है, द्रव्य भरा है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो बंडल सारे मिलके क्या बना रहे हैं? ग्रैना। यानी इस स्ट्रोमा के अंदर ये सिंगल बंडल क्या कहलाता है? ग्रैनम। इसमें 40 से 60 ग्रैनम प्रति क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो बंडल है ये 40 से 60 की संख्या में पाए जाते हैं। और प्रत्येक ग्रैनम किससे बना हुआ है? ट्यूब से। प्रत्येक ग्रैनम किससे बना है? ट्यूब से। प्रत्येक ग्रैनम के अंदर 2 से 100 ट्यूब्स होते हैं, 2 मिनिमम और मैक्सिमम 100। तो प्रत्येक ग्रैनम में 2 से 100 थाइलाकॉइड पाए जाते हैं। ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम? थाइलाकॉइड। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की कंप्लीट संरचना। अब ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? पैलिसेड या स्पॉन्जी कोशिका के अंदर लीफ में। लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैलिसेड कोशिका और स्पॉन्जी। हैवर्लैंड ने 1882 में बताया, हैवर्लैंड ने 1882 में बताया कि पैलिसेड कोशिका में एवरेज 36 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पैलिसेड की एक कोशिका में एवरेज 36 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और स्पॉन्जी कोशिका में 20 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये एवरेज है। लेकिन एक अपवाद है, वो है एक मॉस। मॉस किसमें होते हैं? ब्रायोफाइट में। उसका नाम है नायम। याद रखिएगा, NNIUM, नायम। नायम एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक कोशिका में 106 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक कोशिका में 106 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।